राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, और इसी का दूसरा जो नाम है, हनुमानगढ़ के नौहर क्षेत्र को लाभ अधिक होने के कारण नौहर कैनाल। नौहर कैनाल। इस कैनाल का उद्घाटन करवाया गया था 2002 में सोनिया गांधी जी से, और जिस समय इसकी नींव रखी गई थी, नींव रखी गई थी इसके 1989, नींव रखने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी। और जिस समय इसकी नींव रखी गई थी उस टाइम इसको नाम क्या दिया गया था? सिद्धमुख कैनाल, सिद्धमुख नहर। लेकिन जब ये बनके तैयार हुई 2002 के अंदर, यानी जब ओपन हुई, उस समय हमारे राजस्थान के अंदर कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस गवर्नमेंट थी। 1997 से लेके 1998 से लेके 2003 में पहली बार बीजेपी महिला मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे जी आए थे उस टाइम। तो 2002 में जब अशोक गहलोत जी का शासन राजस्थान में था, सेंटर में उस समय बीजेपी थी, तो उन्होंने इसके उद्घाटन के लिए कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे सोनिया गांधी जी, उनको यहाँ बुलाया गया और उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन करवाया गया। यानी जिसकी नींव राजीव गांधी ने रखी थी सिद्धमुख कैनाल के रूप में, उसी सिद्धमुख कैनाल से पहले राजीव गांधी जी का नाम जोड़ा गया, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर के रूप में। बाद में धीरे धीरे हनुमानगढ़ के नौहर क्षेत्र को इसका लाभ अधिक मिलने के कारण इस कैनाल को नौहर कैनाल के नाम से भी हम जानने लग गए। तो राजस्थान में नौहर कैनाल है, इसमें मुख्यतः पानी आता कहाँ से है? तो इस कैनाल को जो पानी है, राजस्थान के उत्तर की ओर से यहां से एक मुख्य नदी बहती है सतलज। सतलज में आकर मिलने वाली जो नदी है वो व्यास है, और आगे चिनाब की ओर जाने वाली एक नदी होती है रावी। तो रावी और व्यास का जो एक्सिस वाटर होता है, अतिरिक्त पानी होता है, जैसे इन नदियों का जितना पानी प्रोजेक्ट में है वो तो उन प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया जाता है। जैसे व्यास है तो व्यास परियोजना में यूज होता है, रावी है तो रावी के जो भी प्रोजेक्ट हैं, चमेरा बांध परियोजना है या पंजाब की ओर स्थित अन्य जो बांध परियोजना है, उसके अंदर उसके पानी का यूज होता है। लेकिन उन परियोजनाओं के बाद में जो अतिरिक्त पानी जो बचता है, यानी जो एक्सिस वाटर होता है, उस एक्सिस वाटर को, रावी और व्यास के एक्सिस वाटर को यहाँ हरिके बैराज और हरिके बैराज वाले क्षेत्र से यहाँ इस साइड में राजीव गांधी कैनाल के रूप में इसको सप्लाई किया जाता है। तो इसका मीनिंग है ये सतलज को क्रॉस करते हुए पानी आता है, लेकिन इसमें सतलज के वाटर को काम में नहीं लिया जाता। तो इसका मीनिंग इस प्रोजेक्ट में दो नदियों के पानी को काम में लेंगे, रावी और व्यास के अतिरिक्त पानी को। तो अतिरिक्त पानी का मीनिंग है जो योजनाएं चल रही हैं उनके अलावा बाद में जो एक्सिस वाटर है उसको इसमें यूज किया जाता है। तो राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल में कौन सी नदियों के पानी को काम में लिया जाता है? तो रावी व्यास के अतिरिक्त पानी को, एक्सिस वाटर को। तो इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत मानी जाती है, कब हुई थी शुरुआत? 2002 में नींव रखी गई थी 1989 में। इसमें नदी कौन सी है? तो नदी है इसमें रावी व्यास, तो रावी व्यास का अतिरिक्त पानी, इस प्रोजेक्ट में राजस्थान का जो लाभान्वित जिला है वो मुख्यतः हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अलावा इसके टच में जो शेखावाटी का एक डिस्ट्रिक्ट है चूरू, उसको भी जोड़ा गया है। हनुमानगढ़ की मुख्यतः दो तहसील हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। जैसे एक का नाम तो ये लिखा हुआ ऑलरेडी, नौहर, और एक दूसरी कौन सी है? भादरा। जबकि चूरू के अंदर है राजगढ़। कौन सी है? राजगढ़। तो इसका मीनिंग है इस प्रोजेक्ट का सर्वाधिक लाभ मिलता है हनुमानगढ़ को, और नंबर 2 पे मिलता है चूरू को। और हनुमानगढ़ में मुख्य लाभ किसको मिलता है? नौहर। इसी कारण इसको नाम क्या दिया गया है? नौहर कैनाल। इसमें एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन जो पूछने लायक है वो ये है, नदी वाला पूछेंगे अगर आपसे पूछते हैं तो। या फिर इस परियोजना को जब बनाया जा रहा था 1989 से लेके और 2000 के बीच में, इस समय भारत ने अपना, इसी दौरान भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण करवाया था 1998। और उस समय 1989 से लेकर 98 तक
जो यूरोपियन संघ है या यूरोपियन यूनियन है उसने इस नहर को बनाने के लिए पैसा दिया था ईयू के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा इस प्रोजेक्ट में पैसा दिया गया था। तो परमाणु परीक्षण जैसे ही कोई राष्ट्र करवाता है तो बाकी विश्व के जो दूसरे राष्ट्र हैं वो एक मंच पे आके उस राष्ट्र का विरोध करते हैं, चाहे कोई राष्ट्र हो। कहीं परमाणु संपन्न कोई राष्ट्र बनता है तो ये वैसी बात है जैसे घर में पड़ोस में कोई सक्सेस होता है तो बाकी पड़ोसी चाहे भले ही उनकी कितनी बड़ाई करते हो, बढ़िया बात है। बाकी उस घर वाले के अलावा जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो तो यही कहते हैं कि हमें पता है ना कैसे हुआ है। तो इसका मीनिंग है कि भारत का जब परमाणु परीक्षण हुआ तो सभी राष्ट्रों ने इसका विरोध किया था। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि जब भारत परमाणु राष्ट्र संपन्न बन सकता है तो अपनी नहर तो बना ही लेगा कम से कम। तो इन्होंने आर्थिक सहयोग देना बंद कर दिया यूरोपियन यूनियन ने। उसके बाद में आर्थिक सहयोग दिया। भारत के अंदर एक एग्रीकल्चर को लेकर बड़ी संस्था बनी हुई है नाबार्ड। तो यूरोपियन संघ के बाद में 1998 के बाद इस नहर को बनाने के लिए पैसा किसके द्वारा दिया गया? नाबार्ड के द्वारा। तो इसका मीनिंग है इस कैनाल को बनाने में जो फाइनेंशियल कॉपरेशन या आर्थिक सहयोग है वो कौन से संस्थानों के द्वारा किया गया है? तो आर्थिक संस्थान जो रही हैं वो यूरोपियन यूनियन और एक दूसरा नाबार्ड। तो इन दो के द्वारा हमें फाइनेंशियल कॉपरेट किया गया, आर्थिक सहयोग दिया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस परियोजना में लिखिएगा, परियोजना का नाम शुरुआत 2002, नदी का नाम है रावी, व्यास लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ ये दोनों तहसीलों के नाम लिखिएगा, नौहर एवं भादरा। नौहर एवं भादरा लाभान्वित जिलों के अंदर हनुमानगढ़ में नौहर भादरा, नेक्स्ट चूरू में राजगढ़, गोलियों वाला राजगढ़। जहां कोर्ट में कभी भी गोलियां चल जाती। एक राजगढ़ अलवर में भी आता है, ये चूरू वाला राजगढ़ है। लाभान्वित जिलों के बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? आर्थिक सहयोग। तो आर्थिक सहयोग रहा है इसमें यूरोपियन संघ का, और दूसरा आर्थिक सहयोग रहा है इसमें नाबार्ड का। आर्थिक सहयोग यूरोपियन संघ और दूसरा है नाबार्ड। नाबार्ड ये साइड में लिखा हुआ। ये नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में काम करती है, जिसकी स्थापना 1982 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। तो 12 जुलाई 1982 की इसकी स्थापना है। जयपुर में तो इसके रीजनल कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय, मेन हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है इसका। इसमें नोट या विशेष में लिखिएगा, नोट या विशेष में लिखे 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद यूरोपियन संघ ने यूरोपियन संघ ने इस परियोजना के लिए आर्थिक सहयोग को बंद कर दिया था।
इस परियोजना के लिए आर्थिक सहयोग को रोक दिया गया था या बंद कर दिया था? आर्थिक सहयोग को बंद कर दिया था। इसके बाद आर्थिक सहयोग नाबार्ड के द्वारा किया गया। इसके बाद आर्थिक सहयोग नाबार्ड के द्वारा किया गया। इसके बाद आर्थिक सहयोग नाबार्ड के द्वारा किया गया। इसका मीनिंग इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर परमाणु परीक्षण के बाद किस योजना में आर्थिक सहयोग यूरोपियन संघ के द्वारा बंद किया गया था, तो परियोजना थी राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल या नौहर कैनाल। या फिर इस एजेंसी में दूसरी यूरोपियन यूनियन के बाद किस एजेंसी ने सहयोग किया था, तो वो अपने इंडिया वाली थी नाबार्ड। तो राजस्थान के उत्तर में स्थित जो प्रमुख कैनाल प्रोजेक्ट हैं, ये वाले तो अपने कंप्लीट हो गए। जो केवल सतलज से जुड़ा हुआ था, राजस्थान की पहली नहर थी, ये तो था गंग नहर। जो सतलज और व्यास दोनों से जुड़ा हुआ था, ये था अपना IGNP। और इसके माध्यम से रावी और व्यास, सतलज का नहीं, सिर्फ रावी व्यास का अतिरिक्त पानी आता है, यह है राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल प्रोजेक्ट। अब आते हैं राजस्थान के पूर्व की ओर के परियोजनाएं। इस साइड में जो मुख्य नदी जाती है यमुना। यमुना से और हरियाणा से होते हुए एक नहर आती है, इसको नाम दिया जाता है यमुना लिंक नहर। यह हरियाणा के जिस पोर्शन से आती है वो दिल्ली NCR में शामिल क्षेत्र है गुड़गांव। कौन सा क्षेत्र? गुड़गांव हरियाणा का पार्ट है वैसे। तो एक ये कैनाल है, इस कैनाल का नाम है गुड़गांव कैनाल या यमुना लिंक नहर। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में सहयोग दिया हरियाणा और राजस्थान। इस साइड में हरियाणा से टच है, राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र। तो इस परियोजना से अभी इन जिलों को भी लाभान्वित किया जाएगा, शेखावाटी। और पहले से अपने जो हो रहा है वो है भरतपुर। भरतपुर में आपको ध्यान होगा केवलादेव। तो केवलादेव में जलापूर्ति जो की जाती है वो कहीं ना कहीं यमुना लिंक नहर से भी की जाती है, यमुना लिंक नहर से भी की जाती है। तो इस प्रोजेक्ट को पॉइंट नंबर 4 में शायद यही था अपना, गुड़गांव या यमुना लिंक नहर। तो अगला हेडिंग डालिएगा, गुड़गांव नहर या दूसरा नाम क्या है इसका, यमुना लिंक नहर। यानी यमुना से लिंक करके इसको निकाला गया है। तो एक तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में सहयोग किसका है, तो नाम इसका गुड़गांव नहर है, तो सहयोग किसका रहेगा? हरियाणा का। अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लाभ अपने को भी है, सहयोग हमारा भी है, राजस्थान और हरियाणा। तो एग्जामिनर को जब नदी पूछनी होगी तो ये यमुना के नाम से नहीं देगा, ये किस नाम से देगा? गुड़गांव नहर किस नदी से निकाली गई है, तो नदी रहेगी इसकी यमुना। लाभान्वित क्षेत्र या लाभान्वित जिले, तो मुख्यतः जो जिला है वो भरतपुर है, एवं अब शेखावाटी को और जोड़ा गया है इसमें। भरतपुर एवं शेखावाटी। सहयोग राजस्थान हरियाणा, नदी यमुना। लाभान्वित जिले रहेंगे इसमें भरतपुर एवं शेखावाटी। लाभान्वित जिले भरतपुर एवं शेखावाटी। गुड़गांव नहर के बाद में राजस्थान के पूर्व में डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही है भरतपुर नहर। तो जिसमें गुड़गांव नाम है, तो गुड़गांव किसका पार्ट है? हरियाणा। तो उसमें सहयोग रहता है हरियाणा का। भरतपुर नहर है तो इसमें जिले का पता लग रहा है, लाभान्वित जिला कौन सा होगा? भरतपुर। तो इसमें सहयोग है यूपी का। कौन से स्टेट का? यूपी का। नदी एज इट इज वो रिपीट होगी, लाभान्वित जिला एज इट इज वही है भरतपुर। सिर्फ इस बार सहयोग में हरियाणा की जगह राजस्थान के साथ क्या आएगा? तो गुड़गांव कैनाल प्रोजेक्ट है तब तो रहेगा राजस्थान हरियाणा, उसको यमुना लिंक भी बोलते हैं। जबकि भरतपुर वाला है तो भरतपुर वाले में हरियाणा नहीं होके भरतपुर और
यूपी, क्योंकि भरतपुर क्षेत्र को हम कहते हैं ब्रज क्षेत्र, और ब्रज क्षेत्र या ब्रज भूमि है भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण का संबंध मुख्यतः यूपी वाले क्षेत्र से। कहां से है? यूपी। तो भरतपुर जो कैनाल है उसका संबंध है मुख्यतः यूपी के साथ। तो भरतपुर नहर इसमें सहयोग रहेगा राजस्थान और यूपी का, राजस्थान एवं यूपी। नदी कौन सी है? नदी वही है राजस्थान, ये पूर्वी भाग में यमुना। लाभान्वित जिला जैसा नाम लिखा हुआ है वैसा ही है, भरतपुर जिला। तो इसका मीनिंग इसमें अच्छा क्वेश्चन ये है सहयोग या नदी वाला। तो राजस्थान के पूर्व में जो दोनों नहरें, यमुना लिंक नहर और भरतपुर नहर, दोनों ही किस नदी से हैं? यमुना से। यमुना लिंक है गुड़गांव प्रोजेक्ट यानी हरियाणा के साथ, और भरतपुर वाला प्रोजेक्ट है यूपी के साथ। अब राजस्थान के दक्षिण पश्चिम की ओर गुजरात के सहयोग से निकाली गई जो नहर परियोजना है, उस नहर परियोजना को अपन नाम देते हैं नर्मदा नहर। देखो, नर्मदा नहर नर्मदा बहुउद्देश्य परियोजना का एक पार्ट है। नर्मदा बहुउद्देश्य परियोजना एक देश में काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, और नर्मदा बहुउद्देश्य परियोजना के तहत नर्मदा नदी के ऊपर भारत में कुल 29 बड़े बांधों का निर्माण किया जाना था, और लगभग 400 से अधिक छोटी सिंचाई परियोजनाओं को स्टार्ट किया जाना था। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने के बाद अगर ये सब बन जाते तो नर्मदा जो नदी है वो सिर्फ किताबों में पढ़ी जाती है, धरातल पे नहीं देखी जाती। तो इसका मीनिंग इस नदी को बचाने के लिए महाराष्ट्र की एक प्रमुख पर्यावरणविद या पर्यावरण संरक्षी महिला मेघा पाटेकर, नाना पाटेकर से कोई संबंध नहीं है इनका। तो ये मेघा पाटेकर यानी महाराष्ट्र के सरनेम होते हैं। आप पार्टी की टिकट से ये महाराष्ट्र से खड़ी भी हुई थी, फिर हार गए थे। तो मेघा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ एक आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1985 के आसपास, और इनका ये जो प्रयास है सार्थक प्रयास साबित हुआ, क्योंकि इन्होंने नर्मदा के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको कैंसिल करवाया था, लेकिन नर्मदा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो सक्सेस रहा, और गुजरात के अंदर बनाया गया सरदार सरोवर। तो इसका मीनिंग है ये जो परियोजना है नर्मदा बहुउद्देश्य परियोजना, ये केवल एक राज्य की परियोजना नहीं है। यह नदी जहाँ से आती है एमपी से आती है। कहाँ से आती है? तो इस परियोजना में एमपी शामिल है, इस परियोजना में गुजरात शामिल है, इस परियोजना में महाराष्ट्र शामिल है, और इस परियोजना में राजस्थान को लाभ मिल रहा है नर्मदा नहर के रूप में। तो इसका मीनिंग इस परियोजना में राजस्थान भी शामिल है, लेकिन नदी हमारे यहाँ नहीं आती। राजस्थान की नदियां जब अपन ने पढ़ी हैं या पढ़ेंगे तो उसके अंदर नर्मदा नाम की नदी राजस्थान में कोई भी नहीं है, लेकिन नर्मदा नाम से नहर राजस्थान में है। तो इसका मीनिंग नहर को गुजरात की ओर से निकाला गया राजस्थान की ओर। तो इसका मीनिंग नर्मदा बहुउद्देश्य परियोजना को बनाने में कौन कौन से राज्यों का योगदान है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, 4 स्टेट का। तो नर्मदा के पानी के बंटवारे को लेकर जब भी कभी विवाद होता है तो ये चारों राज्य उस विवाद में भागीदार होते हैं, चारों शामिल होते हैं। तो कहते हैं ना भाई, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो नर्मदा पे विवाद होगा तो इन सब में होगा। अब इसके अंदर यहां से सरदार सरोवर से एक कैनाल राजस्थान के लिए निकाली गई। इस कैनाल को नाम दिया गया नर्मदा कैनाल। इसका अधिकांश एरिया जो है लगभग 458 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है वो यहाँ पर बना हुआ है गुजरात की ओर। लगभग 74 किलोमीटर के आसपास का एरिया राजस्थान में, जिसमें एंट्री करती है जालोर के अंदर एक विलेज आता है सिलू विलेज, सिलू गांव, जहां मां नर्मदा का मंदिर भी बना हुआ है नर्मदेश्वर। और इसके आगे अपन देखते हैं बाड़मेर। तो बाड़मेर को भी लाभ मिलता है, लेकिन ज्यादा किस जिले को मिलता है? जालोर। जालोर को क्रॉस करके आगे जाती है बाड़मेर। बाड़मेर राजस्थान का वो जिला है जहां आईजीएनपी भी पहुंच गई है,
यहाँ लिफ्ट एक लिंक के माध्यम से और गडरा रोड तक, और इस साइड में गडरा तो नहीं पहुंची लेकिन ये भी बाड़मेर में है। तो बाड़मेर राजस्थान का वो जिला है जहाँ आईजीएनपी कैनाल भी है और नर्मदा कैनाल भी। तो राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जो नर्मदा नहर और आईजीएनपी दोनों से लाभान्वित होता है? तो वो डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर। नर्मदा नहर का ज्यादा लाभ इन दोनों जिलों में से किसको मिलता है? जालोर को इसका अधिक लाभ मिलता है। और इस क्षेत्र में ये कच्छ के टच वाला एरिया है। तो सामान्यतः इस क्षेत्र में तय किया गया है कि कोई भी किसान है वो खुला पानी नहीं डालेगा खेत में। सभी किसान या तो ड्रिप के माध्यम से या स्प्रिंकलर के माध्यम से या तो बूंद बूंद तकनीक के द्वारा या फव्वारों के द्वारा। तो राजस्थान में या इंडिया में ऐसा पहला कौन सा प्रोजेक्ट है जिसपे फव्वारा तकनीक और बूंद बूंद तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है? तो वो परियोजना है नर्मदा। इसमें मोस्टली आपके यही क्वेश्चन आता है। या अच्छा क्वेश्चन दूसरा पूछा जाए कि नर्मदा नहर है, इसको किस बांध परियोजना से निकाला गया है? तो आंसर रहेगा सरदार सरोवर। किस राज्य से निकाला गया है? गुजरात। राजस्थान के लाभान्वित जिलों में सर्वाधिक लाभान्वित जिला है जालोर। या कौन से लाभान्वित है? तो जालोर एंड बाड़मेर। तो प्रोजेक्ट समझ में आ गया। यह बीजेपी गवर्नमेंट ने ओपन किया था 2008 में। इस परियोजना की शुरुआत 2008 से मानी जाती है। नर्मदा नहर बांध परियोजना सहयोग। तो सहयोग में नर्मदा बहुउद्देश्य परियोजना का पार्ट है ये। तो सहयोग में कौन कौन रहेगा? जहां से नदी आती है एक तो वो रहेगा एमपी। एमपी से कहाँ पहुंचती है नदी? गुजरात। गुजरात के बाद नदी कहाँ जाती है? महाराष्ट्र। राजस्थान में नदी नहीं आती लेकिन राजस्थान को इसका लाभ मिलता है प्रोजेक्ट का। तो सहयोग मुख्यतः इन राज्यों का रहेगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। सहयोग के बाद में नदी, नदी रहने दीजिए, बांध, बांध लिखिएगा इसमें। या एक पहले शुरुआत लिख दो इसमें। शुरुआत कब हुई? 2008। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध। सहयोग एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। शुरुआत है 2008। बांध है इसमें सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध। अब इस परियोजना की खास बात क्या है? तो खास बात, एक लाभान्वित जिले कौन से हैं इसमें? बांध के बाद में लिखेगा सरदार सरोवर डैम, ब्रैकेट में क्या लिखा है? गुजरात। लाभान्वित जिले नंबर फर्स्ट जालोर, सर्वाधिक यही लाभान्वित है। दूसरा कौन सा है? बाड़मेर। इस परियोजना की विशेष बात क्या है वो लिखिए। इसमें एक तो बाड़मेर को लेकर विशेष बात है कि बाड़मेर वो जिला है जो आईजीएनपी एवं नर्मदा दोनों नहरों से सिंचित है। तो इसमें नोट पॉइंट फर्स्ट में लिखिएगा बाड़मेर जिला आईजीएनपी एवं नर्मदा, बाड़मेर जिला आईजीएनपी एवं नर्मदा
दोनों से लाभान्वित है। आईजीएनपी एवं नर्मदा दोनों से लाभान्वित है। नेक्स्ट, इसी परियोजना में नेक्स्ट लाइन में लिखो, बूंद बूंद। बूंद बूंद का मीनिंग क्या होता है? ड्रिप। एवं स्प्रिंकलर। बूंद बूंद एवं स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर का मीनिंग क्या होता है? फव्वारा। तो कई बार क्या इंग्लिश वर्ड दे देते हैं हिंदी में लिख के, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर, फव्वारा, सिंचाई तकनीक, फव्वारा सिंचाई तकनीक को इस परियोजना पर अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। सिंचाई तकनीक को इस परियोजना पर अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। तो इसका मीनिंग है इस पे ड्रिप एंड इरिगेशन, जो इरिगेशन टेक्निक्स हैं वो कंपलसरी अप्लाइड है। यानी कोई किसान इनका ओपन वाटर नहीं ले सकता, खुला पानी नहीं ले सकता। वही किसान ले सकता है जिसके खेत में या तो ड्रिप सिस्टम लगा हुआ हो या फव्वारा टेक्निक लगा हुआ हो। ओपन वाटर जैसे आईजीएनपी का मिलता है वैसे इसका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में ऑलरेडी पहले क्या है, काफी भारी मात्रा में नमक है जमीन के अंदर। आप ड्रिप से भी करोगे तो ड्रिप से भी नमक ऊपर आ जाता है यहाँ। तो आप सोच के देखो, अगर खुला पानी छोड़ दोगे तो क्या होगा? अगले साल खेत कच्छ के रण बने हुए मिलेंगे। कच्छ का रण यानी बिल्कुल सफेद मिट्टी मिलेगी उसके अंदर। ये एमपी वाला पार्ट है जहां से नर्मदा नदी उद्गमित होती है। इस पे जो बांध बना हुआ है, बांध, मुख्य बांध ये बना हुआ है इस पे, नर्मदा वाला बना हुआ है गुजरात में। सरदार सरोवर बांध, ये डायग्राम बनवाया हुआ है ना आपको पहले पूरा। सेलो विलेज से इसका राजस्थान में प्रवेश है। यहाँ लाभान्वित जिले हैं, एक तो जालौर, और इस साइड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बाड़मेर। थोड़ी सी अलग हटके हैं लिफ्ट नहरें। जैसे ये आता है सांचौर लिफ्ट, तो आसानी से कर दोगे आप। सांचौर लिफ्ट कहाँ पर होगी? और जालौर में नहर कौन सी है? नर्मदा। तो ये तो सोच के ही कर दोगे सांचौर जालौर में, और जालौर में एक ही नहर बताई है मैंने आपको, कौन सी? नर्मदा। तो सांचौर लिफ्ट किसकी है? नर्मदा नहर की। नेक्स्ट है भादेरिया। कौन सा है? भादेरिया। भादे रिया, वही सुशांत शर्मा। रिया वही नहीं है, पर रिया याद रखना, भादेरिया। गांव के अंदर नाम होते हैं ना अपने बहादुर, तो हाँ बादर बाया, बहादुर बढ़िया है। तो भादेरिया और एक पनोरिया।
सॉरी, भा इसमें भादर वाले में ये रहेगा, सॉरी लिख दिया क्या ये? इसमें ये भादरेड़ा के नाम से है, भादर वाला ही है भादरेड़ा, ये है पनोरिया। तो रिया उसमें लगेगी जिसमें पन्नो आ रहा है ना, पनोती थी वैसे ये। तो सांचौर, जालोर, भादरेड़ा, जालोर, पनोरिया, बाड़मेर। ये पनोरिया वाली है बाड़मेर में। बाकी ऊपर वाली दो में क्या लिखोगे? जालोर। तो इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर डायग्राम में एक दो शब्द एक्स्ट्रा हैं। राजस्थान में प्रवेश सेलू गांव से, और इसके लिफ्ट नहर ये है। तो ये डायग्राम या तो फिर से बना लो एक बार। पहले वाला डायग्राम में तो ऑलरेडी कैनाल बहुत सारी हैं, समझ में नहीं आएगा। राजस्थान में जो करनी लिफ्ट है और लक्ष्मी नारायण लिफ्ट कौन सी नहर पर है? गंग नहर, आईजीएनपी या राजीव गांधी? गंग नहर। राजीव गांधी पे तो कोई की नहीं है ना। और आईजीएनपी वाली अलग ही दिखाई देंगी, क च ट त पे, रिपीट अगेन क और गुरु की जय। और एक चंबल वाली लिफ्ट जो थी वो दीपक गणेश आ सोजा। भादरेड़ा जालोर, जालोर बाड़मेर बॉर्डर के पास में ही आता है। ये वाली पनोरिया बाड़मेर, भादरेड़ा सांचौर जालोर में। ऊपर वाली भादरेड़ा सांचौर ये दोनों है जालोर में, पनोरिया है ये बाड़मेर में। ऊपर वाले दोनों जालोर और पनोरिया बाड़मेर। अब इसके बाद में लास्ट जो निर्माणाधीन है, बना लिया डायग्राम? जल्दी लिखिएगा। ईस्टर्न राजस्थान यानी पूर्वी राजस्थान।
कैनाल प्रोजेक्ट यानी नहर परियोजना, तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ये एक अप्रोक्सीमेट बजट है, इसके लिए 37,500 करोड़ अप्रोक्सीमेट। लगभग गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट में इसमें लिखा हुआ आता है 40,000 करोड़ अप्रोक्सीमेट, तो कई जगह 40 भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 37,500 के आसपास है। तो बजट 37,500 करोड़। सबसे पहला पॉइंट तो है कि प्रोजेक्ट है क्या, ईआरसीपी क्या है। पहले सुन लीजिए इसके बारे में। इस साइड से एमपी की ओर से निकलने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी आती है इस साइड में, चंबल। मानसून के दौरान चंबल की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं, क्योंकि राजस्थान का जो ये वाला जो भाग है, इस साइड में विंध्यन की खूब सारी नदियां आती हैं इस साइड में, क्योंकि विंध्यन का जो ढाल है, ऊपरी ढाल, वो इस साइड में है। तो इन नदियों का बारिश के दौरान बहुत सारा अतिरिक्त पानी होता है जो व्यर्थ बह जाता है। अब इन नदियों के व्यर्थ बहते हुए पानी को, जैसे कुन्नू है, कुराल नदी है यहाँ पर, सहायक नदियों में इनमें चाकण आती है, पार्वती आती है, एवं मेज रिवर आती है। ये चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों के अतिरिक्त पानी को, जो मानसून के दौरान बहता है, उस अतिरिक्त पानी को रोककर मुख्य नदी चंबल में, चंबल की प्रमुख सहायक नदी बनास में, पूर्वी राजस्थान में एक जो अंतःप्रवाही नदी में कन्वर्ट हो गई है बाणगंगा में, और एक करौली की नदी आती है पूर्वी राजस्थान की ओर, गंभीर नदी, गंभीरी नहीं, गंभीरी अलग आती है, गंभीर नदी है, गंभीरी तो चित्तौड़ के पास में है, एमपी से आती है। ये करौली वाली है जिसका नाम गंभीर है, ये गंभीर जाती है करौली से निकल के यमुना की ओर। तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में आज दो ही नदियां ऐसी हैं जो डायरेक्ट यमुना से कनेक्ट होती हैं, एक तो चंबल है और एक गंभीर है। यमुना वर्तमान में ब्रह्मपुत्र वर्तमान में, सॉरी, बाणगंगा नदी वर्तमान में यमुना में मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती है, यमुना में मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती है। तो ये तो बन गई अंतः प्रवाही, जबकि ये दो नदियां जो मुख्यतः यमुना तक जा रही हैं, और इनकी भी घाटियां धीरे धीरे सूख रही हैं। जैसे बाणगंगा की घाटी आगे सूख चुकी है, तो वैसे ही गंभीर के में भी पानी कम हो रहा है। तो इनमें पानी कहाँ से लाया जाए, तो इनमें पानी लाया जाएगा इन नदियों का जो अतिरिक्त पानी आता है उसको। तो इसका मीनिंग है मानसून के दौरान इन नदियों का अतिरिक्त पानी चंबल, बनास, बाणगंगा एवं गंभीर नदी में वितरित करना, यह प्रोजेक्ट है ईआरसीपी। और ऐसा किस दौरान किया जाएगा, मानसून के दौरान। अदरवाइज बिना मानसून के तो राजस्थान में लगभग सभी नदियां ही सूखी रहती हैं, एक दो नदी को छोड़ दें, जैसे कुछ एरिया बनास का, कुछ माही का और एक चंबल, ये कुछ प्रमुख नदियां जो बड़ी नदियां जिनमें पानी देखने को मिलेगा आपको। बाकी लगभग नदियां राजस्थान की मानसून के बाद में क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो अपने आप में ईआरसीपी परियोजना राजस्थान के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। कैसी परियोजना है, महत्वाकांक्षी, यानी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। इट्स एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट फॉर राजस्थान स्टेट। तो यह राजस्थान के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के तहत मानसून के दौरान
इन नदियों का अतिरिक्त पानी कौन सी होगा? कुन्नू, कुराल, चाकण, पार्वती और मेज। कुन्नू, कुराल, चाकण, पार्वती, इसी लाइन का लास्ट शब्द है मेज। कुन्नू, कुराल, चाकण, पार्वती, मेज नदियों के अतिरिक्त पानी को चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीर नदी में वितरित करना। वितरित करने के बाद में इसमें कुल बांध बनाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। इन बांधों की संख्या होगी, राजस्थान के इस एरिया में जो बांध बनेंगे, इन बांधों की संख्या होगी, एक तो एक किस श्रेणी के बांध होंगे, या तो वृहद होंगे या मध्यम होंगे। इसमें कोई भी लघु बांध नहीं बनेगा। तो वृहद और मध्यम का मीनिंग क्या है? 2000 से 10,000 हेक्टेयर और 10,000 हेक्टेयर से अधिक, ये वाले प्रोजेक्ट होते हैं। तो इसमें वृहद और मध्यम प्रकार की बांध परियोजनाएं बनाई जाएंगी, जिनकी संख्या कितनी होगी? 26। और इन 26 बांधों से लाभान्वित जिलों की संख्या होगी 13। तो इस परियोजना से लाभान्वित जिलों की संख्या 13, बांधों की संख्या 16, और इससे कुल सिंचित भूमि है वो टारगेट रखा है 2.8 लाख हेक्टेयर। 2.8 लाख है हेक्टेयर भूमि, जबकि आईजीएनपीएस से सिंचित भूमि 16-17 लाख हेक्टेयर। 16-17 लाख हेक्टेयर, यानी आईजीएनपी के आसपास भी नहीं है। डैम खूब सारे बनेंगे। इन 26 बांधों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। 26 बांधों को आपस में जोड़ा जाएगा, और इनको जोड़ने के बाद ही इसको नाम क्या दिया जाएगा? ईआरसीपी। ये 26 बांधों की कनेक्टिविटी है, ये अपने आप में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है। अब इन 26 बांधों में से कुछ बांधों के ऊपर चर्चा चल रही है अभी। ये चंबल नदी है, ये चंबल की मुख्य नदी यमुना। चंबल में इस साइड से आने वाली प्रमुख नदी आती है काली सिंध। काली सिंध चंबल में मिलती है कोटा के अंदर। कोटा में मिलती है, जस्ट उससे पहले इस पे एक बांध बनाया जा रहा है, लेटेस्ट प्रोजेक्ट है ये। नवनेरा डैम। कौन सा डैम? आजकल चर्चाओं में है नवनेरा डैम। इस साइड में 12 की और पार्वती वगैरह और उनके सहायक नदियों के ऊपर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। उसमें एक बांध बन रहा है रामगढ़। रामगढ़ क्रेटर नाम सुना है? रामगढ़ क्रेटर झील कहाँ स्थित है? 12। यहाँ एक डैम बन रहा है रामगढ़ डैम। रामगढ़ डैम को जोड़ा जाएगा नवनेरा डैम से। नवनेरा डैम का पानी बाद में जाएगा कोटा से इस साइड में बूंदी की ओर। बूंदी की ओर चाकण नदी आती है, उस पर डैम बन रहा है चाकण डैम बना हुआ है। वैसे तो इनका और विस्तार किया जाएगा, चाकण बांध। चाकण बांध से बाद में इस साइड में टोंक की ओर ये पानी जाएगा। टोंक के अंदर एक बांध बना हुआ है गलवा डैम। कौन सा डैम? गलवा बांध या गलवा डैम। गलवा डैम के बाद में स्थानीय एक डैम और आता है छोटा, कुमारिया डैम। गड्ढे बनाता है उसको क्या कहते हैं? कुमार। कुमारिया नहीं बोलना है, कुम्हार। कुम्हार। और यहाँ बने हुए डैम का नाम है कुमारिया डैम। तो ये गलवा कुमारिया डैम से होता हुआ राजस्थान की प्रमुख पेयजल परियोजना से जाके मिलेगा बिसलपुर। फिर बिसलपुर का जो अतिरिक्त पानी, बिसलपुर है मुख्यतः किस नदी पर? बनास पर। ये बनास नदी है। फिर बनास नदी का बिसलपुर का जो पानी होगा वो आगे छोड़ा जाएगा। आगे इस सवाई माधोपुर में एक डैम है इसरदा डैम। कौन सा डैम है? इसरदा डैम। तो ये कुछ बांधों का स्ट्रक्चर तो आ गया है, न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। हाँ जी, इसरदा डैम है सवाई माधोपुर। तो इसका मीनिंग है बांधों की जो कनेक्टिविटी आपको दिख रही है, थोड़ी बहुत तो दिखी है ना, ये
ऐसे 26 बांधों की कनेक्टिविटी होगी। उन 26 बांधों की कनेक्टिविटी या उस जुड़ाव को हम क्या कहेंगे? ईआरसीपी। ये राजस्थान के किस भाग में दिख रहा है आपको? ये पूर्वी भाग में। इस कारण इसको कहा गया है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। तो राजस्थान के जिस भाग में दिख रहा है वो है ईस्टर्न राजस्थान। प्रोजेक्ट क्या है? कैनाल परियोजना है, तो इस कारण इसको कहते हैं ईआरसीपी परियोजना। बांधों की संख्या 26, लाभान्वित जिले 13। कौन कौन से 13? 4 तो कोटा संभाग के, कोटा बूंदी 12 झालावाड़, कोटा बूंदी 12। 4 भरतपुर संभाग के, भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर। 4 भरतपुर 4 कोटा, कितने हो गए? 8। अजमेर संभाग से 2 हैं, अजमेर और टोंक। अजमेर और टोंक आ रहा है ना इसमें, गलवा और बिसलपुर। तो अजमेर और टोंक कितने हो गए? 10। जयपुर दौसा अलवर, जयपुर दौसा अलवर, जयपुर संभाग से 3 है, जयपुर दौसा अलवर। तो राजस्थान के सभी वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस साइड वाले हैं, पूर्व वाले हैं सब। पूरा कोटा संभाग 4, पूरा भरतपुर संभाग 4, 8, अजमेर टोंक 10, और जयपुर संभाग से जयपुर दौसा अलवर। इसका मीनिंग ये 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को राजस्थान स्टेट ने कई बार कह दिया है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। यह तो सिर्फ एक अनुमान है, मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए कहा है राजस्थान गवर्नमेंट ने कि केंद्र सरकार इस परियोजना को, जैसे कि लखवार और रेणुका जी परियोजना है ना, उनकी तरह इसको राष्ट्रीय महत्व के विषय में डाले। और किसी भी स्टेट की कोई प्रोजेक्ट को अगर नेशनल इंपोर्टेंस सब्जेक्ट में डाल दिया, राष्ट्रीय महत्व के विषय में डाल दिया, इसका मीनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए कितना बजट देगी? 90%, और हमें राज्य को केवल कितना लगाना पड़ेगा? 10%। तो इसका मीनिंग है अभी तक केंद्र सरकार ने इसको राष्ट्रीय महत्व की परियोजना में शामिल नहीं किया है। इसके ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जब भी अशोक गहलोत जी बोलते हैं तो यही कहते हैं कि ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषय में शामिल नहीं कर रही, नेशनल इंपोर्टेंस सब्जेक्ट में इसको नहीं डाल रही है। ये इन महीनों में या जो कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं आजकल, उनमें लगभग एक क्वेश्चन दिया जाता है। या तो आजकल ये पूछ लेते हैं नवनेरा डैम है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है? कोटा में। कहाँ पर है? ये अपने गाइडों में लिखा हुआ रहता ना कि काली सिंध नदी चंबल में नानेरा नामक स्थान पे मिलती है। तो नानेरा नहीं, वो नवनेरा है। नानेरा तो नानी के जाते हैं वो होता है नानेरा, तो इसका नाम क्या है? नवनेरा। लिखो क्या? यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इट्स एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट फॉर राजस्थान स्टेट। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत मानसून के दौरान कुन्नू, कुराल, चाकण, पार्वती एवं मेज, जिसके तहत मानसून के दौरान कुन्नू, कुराल, चाकण, पार्वती एवं मेज
चंबल की सहायक नदी उसको नहीं लिया जाता, सीप को नहीं लिया जाता। तो मानसून के दौरान कुन्नू, कुराल, चाकण, पार्वती एवं मेज के अतिरिक्त पानी को अतिरिक्त जल को या अतिरिक्त पानी को किसमें सप्लाई किया जाए? चंबल, बनास, बाणगंगा एवं गंभीर। अतिरिक्त जल को चंबल, बनास, बाणगंगा एवं गंभीर में वितरित किया जाएगा। में वितरित किया जाएगा। अब वितरित करने के लिए और पानी को कलेक्ट करने के लिए कितने बांधों का निर्माण किया जाएगा? इसमें 26 बांधों का। लाभान्वित जिले 13। तो मीनिंग क्या था योजना, वो तो बता दिया। अब योजना क्या है इसमें? प्लानिंग। तो प्लानिंग में लिखिएगा छब्बीस वृहद एवं मध्यम बांधों का निर्माण, यानी लघु कोई बांध नहीं होगा इसमें। बांध 26 है, लाभान्वित जिलों की संख्या 13। 13 को याद रखने का तरीका है संभागों से याद रखना। जैसे कोटा संभाग से कोटा खुद है, बूंदी, बारा और झालावाड़, यानी पूरा संभाग ही आ रहा है। भरतपुर संभाग से खुद भरतपुर शामिल है। राजस्थान का पूर्वी जिला करौली शामिल है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अजमेर डिवीजन हेडक्वार्टर से अजमेर है, टोंक है। और जयपुर डिवीजन हेडक्वार्टर से जयपुर है, दौसा और अलवर। पटक दो। तो ये ईआरसीपी परियोजना है। डायग्राम बनाओगे? राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल से सर्वाधिक लाभान्वित जिला हनुमानगढ़। गंग नहर से सर्वाधिक लाभान्वित गंगानगर। आईजीएनपी से सर्वाधिक लाभान्वित जिला, सबसे ज्यादा लिफ्ट कहां थे उसमें? सर्वाधिक शाखाएं कहां पर थी? बीकानेर। तो आईजीएनपी से लाभान्वित जिला बीकानेर। आईजीएन की आईजीएनपी के अंदर आर्थिक सहयोग किस इकोनॉमी फॉर्म का था? वर्ल्ड बैंक का। यूरोपियन यूनियन और नाबार्ड के द्वारा सहयोग राजीव गांधी। किसमें था? राजीव गांधी। राजस्थान में यमुना नहर के द्वारा लाभान्वित जिला मुख्यतः भरतपुर एवं शेखावाटी। भरतपुर नहर में भरतपुर ही लाभान्वित है। कौन सा है? भरतपुर जिला लाभान्वित है।
है। तो ठीक है, श्रद्धा या धर्म की बात है, ठीक है। अपने मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में है। ये बनाइए। चाकण आएगा आगे, गलवा डैम, चाकण बूंदी में और गलवा टोंक में। हाँ, बिसलपुर तो फेमस डैम है राजस्थान का, टोंक। तो बिसलपुर को चंबल की सहायक नदी है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी बनास प्रोजेक्ट के तहत इसको जोड़ा जा रहा है। बड़ा इसमें भी यार कहाँ से क्या मिला। अब आ रहा है समझ में, करो कोशिश।